वेलकम बैक। राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, अब चूंकि आपकी हुकूमत पे तनकीद हो रही है कि एक तरफ ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ चेयरमैन सेनेट हों उनके लिए 9 से 12 करोड़ तक की एक गाड़ी जो है वो ली जा रही है। जहाज़ पर बड़ी तनकीद हो रही है। 11 अरब का जहाज़ जो है वो पंजाब हुकूमत ले रही है। हालांकि आज ही की रिपोर्ट है कि 2 साल में जब से आपकी हुकूमत वजूद में आई तब से लेकर अब तक हुकूमती कर्जों में 14,500 अरब रुपए तक का इजाफा किया गया है सिर्फ इन 2 सालों में, राना साहब। जबकि आपकी हुकूमत आई थी ये कह के कि हम रिलीफ देंगे, गवर्नेंस बेहतर बनाएंगे, डिलीवरी पर फोकस होगा। देखिए, इन चीज़ों की हकीकत पे अगर आप जाएं तो बीच में से सिर्फ फिर प्रोपेगेंडा ही निकलता है। कर्ज़ों में इजाफा, मैं खैर इस मामले से कोई मैंने स्पेसिफिक जो है वो स्टडी नहीं किया, तो हो सकता है वो इजाफा जो है वो सूद की शक्ल में या डॉलर्स की कीमत के इजाफे भी शक्ल में जो है वो, अगर आप उसको देखें तो शायद वो जो इल्ज़ाम है ये बिल्कुल जो है वो रेलेवेंट ही ना हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक आप देखें, अगर जहाज़ ख़रीदा है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो पंजाब गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं। पंजाब गवर्नमेंट ही है जिसने जो है वो अपने छोटे भाई बलूचिस्तान को जो है वो 10 अरब रुपए का जो कर्ज़ दिया है वो ग्रांट है, वो को उधार नहीं दिया कोई। पंजाब गवर्नमेंट ने जो ईदी दी है अपने यानी गरीब लोगों को 10,000 रुपये फ़ी घर फ़ी घराना, वो तकरीबन कोई 40 या 50 अरब रुपए है। और एक ऐसा एसेट है जिसने अगले 25-30 साल काम आना है। वो बात, आपकी बात दुरुस्त है राना साहब, लेकिन राना साहब इसके साथ साथ ही 20,000 पंजाब की जो टीचर्स हैं वो 3 माह सुन ले। अगर एक एसेट जो है वो 30 साल के लिए आप, बल्कि 40 साल के लिए आप खरीद रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ खरीदनी चाहिए ना, पायदार चीज़ जो है वो खरीदनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक यानी खामखा प्रोपेगेंडा ऐसा है कि जैसे जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने वो ख़रीद के तो अपने घर रख लिया है कि जी अब ये मेरी मलकियत हो गया है। पर राना साहब, हम एक वो मुल्क है जो कि जिसका इन्हिसार कर्जों पे होता है। राना साहब, आप अवाम को कहते हैं बेल्ट टाइटनिंग की तरफ, कमर कस ले अवाम पे हमें बोझ। फिर ऐसा करें कि चले ऐसा करते हैं कि फिर घोड़े और खच्चर रख लेते हैं। ये गाड़ियाँ बाड़ियाँ छोड़े, वैसे भी पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो घोड़ों पे सफ़र किया करें, खच्चरों पे सफ़र किया करें, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। बड़ा हम फिर दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करेंगे। ऐसे क्यों नहीं कर लेते? फिर हम महंगे महंगे घोड़े इस मुल्क में मंगाएंगे। आप कहेंगे हमें महंगे घोड़े चाहिए, हम भी घोड़े मंगा रहे होंगे। चले यानी ये है ना कि अपना फिर अगर यानी इस तरह से तो चीज़ें नहीं ना होती। अब देखें जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, बस 9 करोड़ की गाड़ी भी नहीं होती राना साहब। 3 महीने पहले शुरू हुआ होगा, है जी। मैंने कहा 9 करोड़ की गाड़ी भी नहीं होती राना साहब, मतलब ये पहले क्या पूल में नहीं 9 करोड़ की गाड़ी होती है। लैंड नहीं, सुन लेना, ये लैंड क्रूज़र जो है, जो कभी मेरा ख्याल आज से कोई 4 साल या 5 साल पहले 2-2.5 की थी, उसके बाद वो 5 साढ़े 5 की हो गई, फिर 7 की हो गई, अब मेरा ख्याल है वो 9 की हो गई है या 10 की हो गई है। और उसकी ख़रीदारी का अमल जो है वो मेरा ख्याल है कोई 4 महीने पहले शुरू हुआ होगा। बट राना साहब, वो कीमत जो है वो एक आम आदमी अदा करेगा। राना साहब, ये सारी लग्जरीज की कीमत जो है एक आम आदमी अदा करेगा। तो देखिए, आम आदमी जो है वो यानी ये टैक्स जो है वो मनी होती है, ये आम आदमी जो है वो हर आदमी टैक्स नहीं देता। तो मुल्क का निज़ाम जो है वो इसी तरह से चलता है। मैंने तो कहा है कि आप मीडिया में बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करें, आप भी छोड़ें ये सारी लग्जरी जो हैं, घोड़े और खच्चर ख़रीद के, और बाकी ये कैमरे शैमरे भी और ये दफातर भी छोड़े, सड़क पे बैठ के आप प्रोग्राम रिकॉर्ड किया करें। पर राना साहब, हमारे मुल्क में तो एक आम आदमी में होता था। अब आप देखें ना, इंडायरेक्ट टैक्सेस तो एक आम आदमी देखता है। वो जो बूढ़ी औरत सियालकोट में बैठी है वो भी अनाज खरीदती है, और वहीं पे बैठ के फोटो बनाया करते थे।
राणा साहब, लेकिन आम आदमी का गिला भी यही है। आप पंजाब हुकूमत का आपने कहा जहाज अगर ज़रूरी है, हालांकि एक आम आदमी कभी अपनी ज़िंदगी में भी गल्फ स्ट्रीम जहाज जो है वो ना बैठना तो बहुत दूर की बात, देख भी नहीं सकता। लेकिन उसके लिए जो इफ्तार का एक लंगर और एक दस्तरखान का एहतमाम किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो बंद करना पड़ा ऑस्टेरिटी के नाम पे। पर गाड़ियां जो है वो, चाहे वो जजेस के लिए हों, चाहे वो दीगर ब्यूरोक्रेसी में और भी गाड़ियां जो है वो मंजूरी उसकी दी जा रही है, वो सारा चीज़ जो है आप कह रहे हैं कि जस्टिफाइड है। नहीं, ऑस्टेरिटी के नाम पे ठीक है, बाकी चीज़ें भी बंद की गई हैं, लेकिन ये ख़रीदारी वाले मामला जो हैं वो खा गाड़ियों का है या खा किसी और चीज़ का है, इवन पेट्रोल है, सैलरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो बंद की गई हैं। ये तो अब एक ऐसी मुश्किल जो है वो आन पड़ी है जिसका पहले से तो कोई अंदाज़ा नहीं था। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये मसला जो है वो जल्द जो है वो ये किसी करवट बैठे और ये हल हो। राइट। राणा साहब, अब मैं ज़रा सियासी मंजरनामे के भी हवाले से एक ईद के बाद का भी आप क्या देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की साबिक एहलिया जेमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा मेरे बेटों ने वीज़ा अप्लाई किया था पहले, फिर दोबारा किया, 5 से 7 दिन लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन 60 दिन गुजर गए हैं, वीज़ा उनको इशू नहीं हो रहा। वो आना चाहते हैं अपने वालिद साहब से मुलाकात करने के लिए, और आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो ज़रूर आए, उनको कोई रोका नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग अब भी ये है, लेकिन मैं इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको इजाज़त होनी चाहिए, वो आएँ, तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे आके सियासत ना करें, कानून और कायदे के मुताबिक अपने वालिद साहब से ज़रूर मिलें। राणा साहब, वो उनकी जेमाइमा भी अपील कर रही हैं, आप वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, वो अपील भी कर रही हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि मदद की जाए इस हवाले से, उनके वीज़ा इशुएंस के हवाले से। आप करेंगे उनकी कोई मदद? जी बिल्कुल, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको बिल्कुल उनके अपने वालिद को मिलना उनका हक़ है उन्हें, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की बात है, कोई उनको वीज़े में कोई रुकावट। मेरी इन्फॉर्मेशन, बहरहाल इस बारे में कोई करंट इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन उनको नहीं रोका जाना चाहिए, वो आएँ, आके मिलें अपने वालिद साहब से। और राणा साहब, ईद से पहले का एक वो वाहिद मौका था आज के दिन मुलाकात के हवाले से उनकी बहनों को, वो भी नहीं हो सकी। आज बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे थे 27वीं रमज़ान सारे कैदियों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, स्पेशल मुलाकातें भी दुनिया भर में देखी जाती हैं, उसका इंतज़ाम एहतमाम किया जाता है, लेकिन ईद के मौके पे ये मुलाकात भी आप लोग ने नहीं होने दी। और बैरिस्टर गौहर बीइंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी सेज के मुलाकातें अगर नहीं होती तो दूरियां बढ़ जाएंगी। देखें, ये मुलाकात का मामला जो है ये बिल्कुल अलहदा से है, और इसके ऊपर उन्हें ख़ुद मालूम है कि ये क्यों नहीं हो रही और क्यों कर हो सकती है। वो ख़ुद भी सियासत कर रहे हैं और सही तरफ सिमत जो है वो कोशिश नहीं करते। तो अब इस बारे में फिर जो है वो ज़्यादा बात अगर की जाए तो वो मैं समझता हूँ कि फिर एक नामुनासिब सी बात मालूम होती है। उन्हें मालूम है कि ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही, और उन्हें ये भी मालूम है कि ये मुलाकात किस तरह से हो सकती है। बरान साहब, आप ये बात कंफर्म करेंगे, सीनियर साफ़ी हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, अक्सर आपसे भी वो बड़ा कामयाबी से खबर निकलवा लेते हैं। ज़रूर मैं उनसे उनकी खबर से मुतालिक आपसे चाहूँगी कि आप इसकी तस्दीक करना चाहेंगे। वो कहते हैं कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत, आप भी जिस तरह कह रहे हैं कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि मुलाकात क्यों नहीं हो रही, लेकिन क्या इसके पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई एश्योरेंस अलीमा खान साहिबा या सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से दी गई है? क्योंकि नईम अशरफ भट्ट साहब कह रहे हैं कि वफाक की एक अहम शख्सियात से उनकी मुलाकात हुई है, अलीमा खान साहिबा की और सोहेल आफरीदी साहब की, और उन्होंने खुद कहा है कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात ना करवाई जाए तो फिर ताउन बरकरार रहेगा, तसलसल उसका रहेगा। नहीं, वो नईम भट्ट साहब कई दफ़ा खबर निकालते जो है ना, वो खबर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, और बिल्कुल इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि वो मुलाकात के जो रूल्स हैं, जो लॉ है, उसको वो वायलेट करते हैं। बार बार उन्होंने किया है, और ये उनको मुतअद्दिद बार कहा गया, वार्न किया गया, लेकिन जब वो इस बात से फिर पीछे नहीं हटे तो उसके बाद मुलाकात पे पाबंदी लगाई गई। राइट।
اور رانا صاحب عید کے بعد چونکہ اپوزیشن کی طرف سے تو ایک نظر آتا ہے کہ کوئی مؤثر نہ تحریک وہ پہلے چلا سک رہی ہے، نہ عید کے بعد کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں، اگرچہ ان کے کارکنان پی ٹی آئی کے بڑے شدید غم و غصے میں موجود ہیں۔ حکومت کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ عید کے بعد آبلو کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ کی طرف کوئی پیش قدمی نظر آئے گی، یا میڈیکل بورڈ بنا کے عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے کوئی ایک گڈ ول جیسچر یا کوئی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یا آپ کے خیال میں اسٹیٹس کو برقرار رہے گا؟ نہیں، میڈیکل بورڈ تو بنے گا، اس بارے میں کورٹ ڈیسیجن ہے۔ اور عید کے بعد بنے گا رانا صاحب؟ اور باقی اب یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال اس میں شاید کو ٹائم لیمٹ فوری کورٹ نے حکم مقرر کی ہوگی تو اس کے مطابق ہی بنے گا۔ عدالت نے تو فوری حکم باقی دیا جہاں تھا۔ تک تو میرا خیال ہے کہ وہ بنے گا، فوری بن جائے گا۔ اور جہاں تک ان کا اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہے وہ عید کے بعد، اب پتہ نہیں، عید کے بعد تو انہوں نے ایک فورس بھی بنائی ہے، اب پتہ نہیں اس فورس کا کوئی عمل شروع کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں، تو یہ تو اس کے مطابق ہی آگے بات بڑھے گی آگے۔ رائٹ، اور آخری سوال رانا صاحب جاتے جاتے، قومی حکومت کا جو یہ اچکزئی صاحب کا ایک آئیڈیا ہے اور بڑا اس کا چرچا بھی ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں قابل قبول ہے؟ حکومت اس کو سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہے، اگرچہ فوری طور پہ نہیں، لیکن یہ قابل عمل آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل نہیں، کوئی ایسی تجویز جو ہے وہ نہ زیر غور کیا ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ جب ایک حکومت موجود ہے اور اس کا ایک اپنا ٹینیور ہے، پارلیمنٹ ہے، تو ایسی تجویز کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایسی تجویز کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل جانیں گے، ہمارے ساتھ